हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर 10 का द नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्ट 1 कर लिया था, जो कहाँ से था 1885 से लेके 1980 तक का जो नेशनल मूवमेंट था। दैट एरिया, दैट वीडियो कवर्स दैट पोर्शन फ्रॉम द चैप्टर 10। ये बुक का नाम मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, माइलस्टोन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, मधुबन पब्लिकेशन और क्लास 8। अब उसी बुक का चैप्टर 11 जो पार्ट 2 है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्ट 2, वो कहाँ से स्टार्ट होता है 1919 से लेके 1947। यानी इसको आज़ादी का अगर नेशनल मूवमेंट की बात करें तो इसको बोलते हैं गांधीयन एरा। इसमें गांधी जी का बहुत ही एक्टिव रोल था और उनके एक्टिव रोल की वजह से ही हमको आज़ादी मिली। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, इमरजेंस ऑफ गांधी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडियन नेशनल मूवमेंट फाउंड अ न्यू लीडर इन मोहनदास करमचंद गांधी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 2 साल के लगभग चला, उसके बाद खत्म हुआ। तो नए लीडर हमारे कंट्री में आए जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापूजी। फिर उनका जो हिस्ट्री है, जो उनके थ्रू जो भी हमारे देश में नेशनल मूवमेंट चला, वो हम क्रम इस बुक या चैप्टर में जो जो दिया होगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट। Under his leadership, the national movement became a mass movement and people from all walks of life participated in it. अभी तक हमने देखा था नेशनल मूवमेंट में मेन लीडर थे, लेकिन आम जनता जो थी वो इन्वॉल्व नहीं थी। अब जब गांधी जी आए तो उन्होंने क्या किया, पूरे मासेस को, कंट्री के मासेस को अपने मूवमेंट के साथ जोड़ लिया। और उस मासेस को जोड़ने की वजह से जो भी मासेस गांधी जी के टाइम पे हुए, जो भी प्रोटेस्ट हुए या जो भी हुआ, दैट वाज rather more effective और more painful to Britishers, क्योंकि उनके लिए पूरा मासेस अगर प्रोटेस्ट हुआ, बाइकआउट हुआ, तो पूरा का पूरा मास उसमें पार्टिसिपेट करता था। देन इट वाज वेरी ह्यूज ब्लो ऑन ब्रिटिशर्स इकोनॉमी और ब्रिटिशर्स पॉलिसी। लेट अस प्रोसीड फर्दर। Due to his enormous influence on people, रविन्द्रनाथ टैगोर called him महात्मा। तो अब गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? Who called गांधी जी महात्मा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने जो मासेस को अपने साथ इकट्ठा कर लिया था, इसलिए उनको, गांधी जी को उन्होंने महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि दी। डन। पीछे आ गए, जस्ट अ मिनट। अब अर्ली लाइफ, अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। अर्ली लाइफ में क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2 October 1869, 2 October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। सो 18 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। His father was दीवान इन पोरबंदर, उनके पिताजी दीवान थे पोरबंदर के अंदर। मोहनदास लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन 1888 टू स्टडी लॉ। अब उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी लॉ की? 1888 में इंग्लैंड से हुई थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी ही वेंट टू नाटाल इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद वहां से वो नटाल चले गए, साउथ अफ्रीका में एक जगह है, टू वर्क इन अ लॉ फर्म। एक लॉ फर्म था, उसके अंदर काम करने के लिए। It was here that his political ideology gained a definite shape. So जो उनका political ideology था, जो उनकी सोच थी, वो साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उनको वो मिली। जो एक्सपीरियंस है, जो भी उन्होंने गेन किया, वो साउथ अफ्रीका जाके किया।
In South Africa, Gandhiji, like many other Indians and Africans, faced severe racial discrimination. साउथ अफ्रीका में क्या होता था, गांधी जी या फिर उनके साथ और भी अफ्रीकन थे, इंडियंस थे, उनको इंडियंस को साउथ अफ्रीकन को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था एट द टाइम व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, नटाल में जो जगह थी। इन साउथ अफ्रीका, लाइक मेनी अदर्स, इंडियन अफ्रीकन्स फेस्ड सेवरल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ही वाज थ्रोन ऑफ अ ट्रेन एज ही रिफ्यूज्ड टू मूव फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू थर्ड क्लास कोच। एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे फर्स्ट क्लास में, जहाँ पे इंडियंस को या बोले तो काले लोगों को बैठना अलाउड नहीं था। मीन्स अफ्रीकन इंडियन रेस के जो पीपल थे उनको बैठना अलाउड नहीं था, तो वो लेकिन मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भी राइट है, मैं बैठूंगा, तो उनको फोर्सफुली उठा के बाहर फेंक दिया गया था। वाइल होल्डिंग अ वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट, जबकि उनके पास हाथ में जो था वो फर्स्ट क्लास वैलिड टिकट होने के बावजूद। These events inspired him to fight against injustice and discrimination. ये जो इवेंट था, ऐसे इवेंट जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या फिर उनको अलाउड नहीं था फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी उन लोग के साथ बैठ के जाने का, फिर उनको इंस्पायर किया कि फाइट करना है अभी हमको इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। फिर गांधी जी ने क्या किया, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, नटाल इंडियन कांग्रेस की, which organized the Indian community of South Africa into homogeneous political force and helped Indian in voicing their grievance against British discrimination. वहाँ पे भी ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन चल रहा, तो उन्होंने क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और उसके थ्रू सारे इंडियंस को उन्होंने इकट्ठा किया ताकि अपनी वॉइस को लोग दम दे सके। वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का पूरा एक तरह से ग्रीवांस जो था या ब्रिटिशर्स का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो चल रहा था, तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके वहाँ अपनी आवाज को मजबूत करने की कोशिश की। ही डेवलप्ड नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन कॉल्ड सत्याग्रह। तो अब गांधी जी ने जो सत्याग्रह था कहाँ पे डेवलप किया था, वो सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने इस चीज को यूज किया। वहां पे इन्होंने सत्याग्रह चालू कर दिया, सत्य के लिए आग्रह, उससे पीछे नहीं हटना है। गांधी जी इस पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस इज नोन एज सत्याग्रह। उनकी पॉलिसी क्या थी, वायलेंस नहीं करना है और विरोध भी करना है। नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस इज नोन एज सत्याग्रह। द एसेंस ऑफ इस सत्याग्रह वाज टू अपोज द रॉन्ग विदाउट हर्टिंग द अपोजर। सत्याग्रह का जो मेन एम था कि जो गलत है उसको हम अपोज करेंगे लेकिन किसी को हर्ट नहीं करेंगे। अपोज तो करेंगे, सख्ती से अपोज करेंगे, बट वी विल नॉट हर्ट एनीवन। तो सत्याग्रह का मतलब इनकी पॉलिसी थी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस। द एसेंस ऑफ इस in the even while resisting evil he would express compassion for the evil doer। even उसके लिए compassion भी रखते थे, जो evil कर रहा है उसके लिए compassion भी रखते थे। to him a true सत्याग्रही would not show any sign of hatred and must undergo necessary training to have a discipline to perform सत्याग्रह। यानी उनके हिसाब से जो ट्रू सत्याग्रही है, मतलब जो सत्याग्रही है वाकई में उसको कोई भी हेटर्ड भावना, जो रॉन्ग डूअर उसके सामने हेटर्ड भावना शो नहीं करना है या उसके मन में नहीं रखना है, और उसके लिए नेसेसरी ट्रेनिंग में भी जाना पड़ेगा बिफोर परफॉर्मिंग सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब विरोध तो करना है लेकिन कोई नफरत की भावना नहीं होगी, कोई भी हेटर्ड फीलिंग नहीं होगा, जस्ट अपोज करना इनजस्टिस को। एज गांधी जी इमर्ज्ड एज लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सत्याग्रह बिकम सिनोनिमस विद फ्रीडम मूवमेंट। ये सत्याग्रह जिन्होंने चालू किया उसका नाम ही पड़ गया। अगर फ्रीडम मूवमेंट चलाना है सब जगह, वो सत्याग्रह का ही नाम चालू हो गया। सो अब स्टार्ट करते हैं
गांधी जी ने 1916 में वैसे वो आए थे इंडिया। 1917 में साबरमती आश्रम बनाया, सॉरी 1915 में वो इंडिया आ गए थे। 1915 में वो इंडिया आ गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट उनका सत्याग्रह है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो गांधी जी का जो इम्पोर्टेंट सत्याग्रह था, नंबर 1 था वो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917, हमको ईयर भी याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917। विद द रिटर्न ऑफ गांधी जी इन इंडिया इन 1915, गांधी जी कब वापस आए? 1915 में। न्यू फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बिगन, नया फेज चालू हो गया। इन 1917 पीजेंट इन चंपारण वेयर फेसिंग द टायनरी ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। 1917 में जो चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण के जो किसान थे वो वहां पे क्या था, अंग्रेजों द्वारा एक खेती के लिए एक अलग से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि जो भी खेती करेगा उसमें 1/3 में वो इंडिगो की खेती करेगा। दैट वाज कंपलसरी, उनके लिए कंपलसरी था कि भाई इंडिगो की खेती करेगा, करना ही करना है। जो छोटे किसान है जिनको अपना पेट खेती से ही भरना है, क्योंकि इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का साधन नहीं था, तो ये उनको बर्डन लगता था। उस टाइम पे इसको क्या बोला गया? 3 कठिया पद्धति फॉर फार्मिंग। 3 कठिया पद्धति फॉर फार्मिंग। सो गांधी जी को ये बात पता चली तो वो चंपारण गए। डिफीटेड ब्रिटिश ऑर्डर्स एंड रिफ्यूज्ड टू लीव टिल ब्रिटिश वेयर फोर्स्ड टू विथड्रॉ एक्सेसिव टैक्स इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स। गांधी जी जब पता चला तो वहां गए, वहां पे उन्होंने अपना सत्याग्रह पहला चालू किया। उसे चंपारण सत्याग्रह के नाम पे जाना जाता है। और उनके सत्याग्रह में अंग्रेजों को इतना उन्होंने फोर्स किया कि वो जो उन्होंने अपने जो लॉ लगा रखी थी 3 कठिया पद्धति की, इंडिया को जबरदस्ती उगाना ही है आपको 1/3 पे, दैट वाज विथड्रॉन। In 1918, Gandhi ji led the protesting textile worker of Ahmedabad who demanded a rise in wage. 1918 में उन्होंने एक प्रोटेस्ट लीड किया जिसमें टेक्सटाइल वर्कर्स अहमदाबाद के उन्होंने डिमांड किया था अपने वेज में रिवीजन होना चाहिए। इन खेड़ा गुजरात ही सपोर्टेड द पीजेंट्स हु वेयर डिमांडिंग suspension of revenue tax. He soon became a mass leader with large following. So चंपारण सत्याग्रह के बाद उन्होंने अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे उनके वेज रिवीजन के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इन खेड़ा गुजराती सपोर्टेड पीजेंट्स हु वेयर डिमांडिंग सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू टैक्स। उसके द्वारा जो है वो पूरे लीडर मास में उनका काफी फैन फॉलोइंग है, बोल सकते हैं, काफी मास लीडर के तौर पे वो सामने आ गए। फिर गांधी जी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में उसके बाद क्या इन्वॉल्वमेंट रहा वो हम देखते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चंपारण सत्याग्रह हमको याद रखना है 1917 में हुआ था अगेंस्ट बाय द पीजेंट। जो बिहार में चंपारण जगह है वहाँ के किसानों के लिए किसानों ने किया था, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। एंड इट वाज अ सक्सेसफुल सत्याग्रह। अंग्रेजों ने उसके गांधी जी के प्रोटेस्ट के बाद उसको लॉ को वापस ले लिया था। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या था एक्ट में हम देखते हैं। द लीडर्स हैड सपोर्टेड द ब्रिटिश इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमने फेज 1 वाले में पढ़ लिया था, मूवमेंट पार्ट 1 वाले में।
होपिंग दैट देयर डिमांड्स वुड बी मेट आफ्टर द war was over। उनको ये उम्मीद थी कि जब वार ओवर होगा तो उनके जो डिमांड है वो मान लिए जाएंगे। टू specify the demands of Congress, the British passed Government of India Act 1919। It was also known as the Montagu-Chelmsford Reform। इसको क्या बोलते थे? Montagu, MONTAGUE। इसको और क्या बोलते थे? Montagu-Chelmsford Reform। As the act was formulated by Secretary of State of India Lord Montagu and Indian Viceroy Chelmsford। जो चेम्सफोर्ड थे ये वायसराय थे, और ये थे सेक्रेटरी टू इंडियन स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दोनों लोग के नाम से मिलाकर मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, चेम्सफोर्ड इसको ये वायसराय थे। 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता था। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर रिफॉर्म किया था इसको। और क्यों लाए थे? टू पेसिफाई इंडियंस, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था वर्ल्ड वार 1 में। तो जो प्रॉमिस था उसके तहत इन्होंने इंडियन लोगों को रिवार्ड में दिखाने के लिए कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, उसके बदले उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया। द मेन पॉइंट्स, द एक्ट इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सो जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसमें बहुत सारे चेंज किए उन्होंने। नंबर 1, the central legislature was replaced by 2 houses, Imperial Legislative Assembly and Council of State। Let us write it। सेंट्रल जो लेजिस्लेचर था उसमें 2 हाउसेस बन गए। हाउस बन गए। नंबर 1 वाज इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली शॉर्ट फॉर्म में बुक में दिया हुआ, यू कैन रेफर। एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। 2 हाउस में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को उन्होंने 2 पार्ट में कर दिया। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जो लॉ बनाने वाले लोग थे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। एक्ट इंट्रोड्यूस ड्यूअल गवर्नमेंट और डायरार्की इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। dual government system। Act introduce dual government system। और इसको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को क्या बोलते थे? डायरकी इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द सब्जेक्ट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ प्रोविंसेस वेयर डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। जो जुरिडिक्शन के जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो उसमें 2 लिस्ट उन्होंने बना दिए, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व थे मतलब वो डायरेक्ट कोर्ट में डाल सकते थे, ट्रांसफर मतलब जो लोअर कोर्ट से अगर किसी को अपील करना है तो ऊपर आकर अपील कर सकता है, उसको ट्रांसफर केस बोलते थे। अंदर डायरकी जो हमने भी देखा, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सच एज फाइनेंस एंड पुलिस रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। गवर्नर के अंडर में पुलिस और फाइनेंस जो इम्पोर्टेंट था उसको उन्होंने अपने अंडर में रखा।
while public departments such as education and public health were given to ministers responsible to legislature. उन्होंने क्या किया, जो पब्लिक डिपार्टमेंट जैसे कि एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, वो किसको दे दिया, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेट, वो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेट को उनको सौंप दिया। द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेयर इनलार्ज, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे प्रोविंस के, उसको बढ़ा दिया गया, उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो बढ़ा दिए उन्होंने। द मेजॉरिटी ऑफ देयर मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड, और ज़्यादातर मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते थे, मतलब अब इलेक्ट होंगे। पहले क्या होता था कि वो लोग नॉमिनेट कर देते, डायरेक्ट उनको दे देते थे। अब ये क्या करेंगे, ज़्यादातर मेंबर क्या होंगे, वो इलेक्ट होंगे। मोर पावर्स वर गिवन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे जिनको पहले तक बहुत नॉमिनल पावर दे रखा था, उनको क्या किया उन्होंने, ज़्यादा पावर दे दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज रॉलेट एक्ट 1990। अभी रॉलेट एक्ट जो है इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप आवर वीडियो हियर ओनली एंड विल स्टार्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। सो क्योंकि रॉलेट एक्ट को अच्छे से पढ़ना, और ये सब जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। नाउ वी आर स्टॉपिंग इट। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आप शेयर करिए, ताकि मुझे वो मोटिवेशन और एनर्जी मिलती रहे, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर न्यू वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।